नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के वन सीट एकेडमी के आज के इस नए क्लास में। साथियों, अगर आप भी यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन में हम आपके लिए लेके आ चुके हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स के वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। अगर आपको भी अपनी तैयारी पक्की करनी है तो इस सेशन को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि सिलेक्शन यहीं से होगा। आपके हर शिफ्ट में लगभग 10 से 15 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से ही पूछे जाने हैं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो एक भी क्वेश्चन मिस के बिना पूरा सेशन जरूर कंप्लीट करिएगा, क्योंकि ये इस प्रकार के क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हुडको और एनबीसीसी ने किस गतिविधि के लिए दिल्ली में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी पुनर्विकास और संपत्ति के विमुद्रीकरण के लिए। पुनर्विकास और संपत्ति के विमुद्रीकरण के लिए एनबीसी और हुडको ने दिल्ली समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। याद रखेंगे हुडको क्या है। आपको हुडको जो है भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों में मंत्रालय के स्वामित्व में काम करने वाला एक संस्थान है। और एनबीसीसी जो है ना, यह बड़े सरकारी निर्माण कार्य करती है। बड़े सरकारी निर्माण कार्य करती है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ है? जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलीक 2026, कौन सा? दस्तलीक 2026 कहां पर शुरू हुआ है? यह शुरू हुआ है नामांगन में। याद रखेंगे, नामांगन में इसको शुरू किया गया है। नामांगन ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दस्तलीक जो सैन्य अभ्यास है ना, वो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसको आप याद रखेंगे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित होता है। उज्बेकिस्तान एक मध्य एशियाई देश है। यह एक मध्य एशियाई देश है और इसकी राजधानी ताशकंद है। बार बार क्वेश्चन ये आता है कि उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है। इसको भी आप याद रखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। और एक प्रश्न इससे रिलेटेड आता है कि प्रसिद्ध एक ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि ताशकंद समझौता कब हुआ था। तो याद रखेंगे 1966 में यह हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, भारत ने म्यांमार के किस शहर में स्कूल परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? स्कूल परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन से नेपिडो, यांगून, मांडले या सितवे। याद रखिएगा, भारत ने म्यांमार के साथ नेपिडो पर, कौन से? ऑप्शन नंबर ए, नेपिडो परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। इसको भी आप याद रखेंगे। अगर बात करें म्यांमार की आधिकारिक राजधानी कहाँ है? नेपिडो। नेपिडो इसकी आधिकारिक राजधानी है। भारत और म्यांमार आपस में लगभग कितने किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं? ये क्वेश्चन आपके पिछले बार के एग्जाम में पूछा गया था, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, कि भारत और म्यांमार आपस में कितने किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। तो याद रखेंगे 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। म्यांमार को एक और नाम से जाना जाता है, जिसे गोल्डन, क्या कहा जाता है? गोल्डन पैगोडा की भूमि भी कहा जाता है। इसको आप याद रखेंगे, गोल्डन पैगोडा की भूमि। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एडीबी ने वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत की जीडीपी का अनुमान बढ़ाकर कितना प्रतिशत किया है? जीडीपी का अनुमान बढ़ाकर कुल कितना प्रतिशत किया है? याद रखेंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 6.7%, यानी 6.7% यह बढ़ाकर कर दिया गया है। अगर एडीबी की बात कर जाए, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एडीबी की स्थापना कब हुई थी? एडीबी की स्थापना जो हुई थी 1966 में हुई थी। 1966 में इसको स्थापना हुई थी विकासशील देशों की मदद के लिए। किसके लिए? विकासशील जो देश हैं उनकी मदद के लिए इसका स्थापना हुआ था। भारत इस बैंक के संस्थापक सदस्यों में से एक है, माने यानी जो संस्थापक सदस्य थे इसमें भारत भी एक था इस एडीबी बैंक के संस्थापना में। अगला प्रश्न है, कौन सा संस्थान आईएसओ मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का सीसीआरएस संस्थान बन गया है? भारत का पहला सीसीआरएस संस्थान बन गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी केंद्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु। केंद्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने वर्ष 2014 में एक अलग आयुष मंत्रालय का गठन किया था। आयुष मंत्रालय गठन कब हुआ था? वर्ष 2014 में।
और बेंगलुरु के बारे में एक सबसे महत्वपूर्ण और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखेंगे। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है बेंगलुरु को। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हाल ही में इसको इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी जाना जाने लगा है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। उमर गुलेहा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उमर गुलेहा ये कहाँ के बने हैं? याद रखेंगे, जिबूती। क्या? ऑप्शन नंबर सी, जिबूती के राष्ट्रपति के रूप में फिर से इनको चुना गया है। जिबूती जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र में आयोजित एक रणनीतिक पूर्वी अफ्रीकी देश है। इसको भी आप याद रखेंगे। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत 4 मुख्य देश सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती आते हैं। इसको भी आप याद रखेंगे। जिबूती की राजधानी का नाम जिबूती ही है, इस बात को भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, नासा का आर्टेमिस 2 चालक दल के सदस्य हाल ही में कहाँ के मिशन के बाद पृथ्वी पर वापस लौटे हैं? कहाँ के मिशन के बाद? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चांद का फ्लाई बाई करने के मिशन के बाद यह पृथ्वी पर वापस लौटे हैं। आर्टेमिस अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का एक महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन है। इसको भी आप याद रखेंगे। अगर बात करें नासा के बारे में, तो नासा की स्थापना 1958 में हुई थी। कब हुई थी नासा की स्थापना? 1958 में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है 2026 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, जिसमें भारत 5वें स्थान पर रहा था। कौन सा स्थान पर? 5वें स्थान पर रहा था। यह कहाँ आयोजित हुई है? 2026 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप आयोजित हुई है कहाँ पर? इसका सही आंसर हो जाएगा किर्गिस्तान में। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए, किर्गिस्तान इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात कर जाए, किर्गिस्तान एक मध्य एशियाई देश है। क्या है? एक मध्य एशियाई देश है, जिसकी राजधानी, साथियों राजधानी और मुद्राएं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं आपके किसी भी प्रकार के एग्जाम के लिए। आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा कि इसकी राजधानी कहाँ है। याद रखेंगे, इसकी जो राजधानी है वह है बिश्केक। क्या है? किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। क्या है? बिश्केक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मुद्रा है इसकी सोम। क्या है? मुद्रा इसकी सोम है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न है 2026 की एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित हुई है? 2026 की जो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप है वो आयोजित हुई है आपके ऑप्शन से उज्बेकिस्तान, मंगोलिया, चीन या दक्षिण कोरिया में। याद रखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा मंगोलिया में। मंगोलिया में साथियों 2026 की एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप आयोजित हुई, जिसमें भारत का स्थान दूसरा रहा। कौन सा भारत का स्थान? 2nd पोजीशन इसमें भारत का रहा। अगर मंगोलिया की राजधानी की बात कर जाए तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी बताया था। याद रखेंगे, उलान बटेर इसकी राजधानी है और यह एक स्थलवरुद्ध देश है। इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम से रिलेटेड। हाल ही में दिवंगत हुई प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? किस वर्ष इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो याद रखेंगे, इनको 2008 में। कब? वर्ष 2008 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। आशा भोसले को वर्ष 2000 में सर्वोच्च सिनेमा सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी मिला था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इनको सन 2000 में मिला था। इसको भी आप याद रखेंगे। और उन्हें 2008 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है वह होता है भारत रत्न। क्या हो जाएगा? भारत रत्न इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कर्नल सोनम वांगचक, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस वीरता पुरस्कार के प्राप्तकर्ता थे? कर्नल सोनम वांगचक वे थे कहाँ के? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी महावीर चक्र के प्राप्त करता थे। किस वीरता पुरस्कार के? महावीर चक्र के ये प्राप्त करता थे। कर्नल सोनम वांगचक जो थे 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था ना, उसमें अदम्य साहस के लिए इनको यह चक्र प्रदान किया गया था। अदम्य साहस के लिए इनको यह चक्र पुरस्कार किया गया था। महावीर चक्र जो है युद्ध काल में दिया जाने वाला भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने
ने पाकिस्तान के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया था। याद रखेंगे, ऑपरेशन विजय को इन्होंने चलाया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और विश्व पार्किंसंस दिवस दोनों किस तिथि को मनाए जाते हैं? ये जो दोनों मनाए जाते हैं वह 11 अप्रैल को मनाए जाते हैं। याद रखेंगे 11 अप्रैल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट और तिथि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। इसको आप ध्यान से देखेंगे कि 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस पर कस्तूरबा गांधी की जयंती पर मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? कस्तूरबा गांधी की जयंती पर मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। अगला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हाल ही में तेलंगाना में किन 2 नए हवाई अड्डों को मंजूरी दी है? किन 2 नए हवाई अड्डों को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वारंगल तथा आदिलाबाद हवाई अड्डा, यानी 2 हवाई अड्डा वारंगल तथा आदिलाबाद हवाई अड्डों को जो है नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने तेलंगाना में मंजूरी दी है। इसको आप याद रखेंगे। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? यह हाल ही में बना एक राज्य है जिसका गठन हुआ था 2014 में। कब हुआ था? 2014 में। और एग्जैक्ट डेट की बात कर जाए तो 2 जून 2014 को तेलंगाना का जो है यह गठन हुआ था। और किस राज्य से अलग हुआ था? याद रखेंगे, यह आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2 जून 2014 को एक नया राज्य बना था। ऐतिहासिक रूप से वारंगल को, जो वारंगल है उसको ऐतिहासिक रूप से काकतीय वंश की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। काकतीय वंश की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। PFRDA ने NPS के तहत पेंशन फंड प्रायोजित करने के लिए AMC को मंजूरी दी है। किस AMC को मंजूरी दी है? याद रखेंगे, PFRDA ने NPS के तहत यह मंजूरी दी है। किसको? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी PPFAS AMC को। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो है PFRDA क्या है? यह पेंशन क्षेत्र के सर्वोच्च नियामक वैश्विक संस्था है, यानी भारत में पेंशन के लिए एक संस्था है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2003 में हुई थी। याद रखेंगे, इसकी स्थापना हुई थी 2003 में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। NHAI ने जैव विविधता और औषधीय पौधों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे क्या विकसित किया है? राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, नेशनल हाईवे, उनके किनारे क्या विकसित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा आरोग्य वन। ऑप्शन नंबर डी, आरोग्य वन को विकसित किया गया है। NHAI का पूरा नाम क्या है? याद रखेंगे, NHAI का जो पूरा नाम है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरोग्य वनों के तहत राजमार्गों के किनारे, जो आरोग्य वन है ना, उनके तहत राजमार्गों के किनारे औषधीय और पर्यावरण के अनुकूल पौधे लगाए जा रहे हैं ताकि उससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। साइबर धोखाधड़ी और वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए FIU इंडिया ने किस संगठन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं किसके साथ? I4C के साथ। I4C यानी ICCC और C, इसके साथ समझौता किया है। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, मिस्र और भारत संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन 4 कहाँ शुरू हुआ है? साइक्लोन 4 यह शुरू हुआ है कहाँ पर? इसका सही आंसर हो जाएगा मिस्र में। कहाँ पर? मिस्र में यह शुरू किया गया है। यह अभ्यास भारत और मिस्र के बीच विशेष सैन्य बलों के बीच द्विपक्षीय अभ्यास है। यह एक द्विपक्षीय अभ्यास है। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है और इसकी राजधानी काहिरा है। इसको आप याद रखेंगे, नील नदी का उपहार किसे कहा जाता है? मिस्र को। किसको? मिस्र, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, ध्यान दीजिएगा। ट्रैक्सेन रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026 में तकनीकी फंडिंग में भारत की वैश्विक रैंकिंग क्या है? भारत की वैश्विक रैंकिंग क्या है? इसमें भारत की वैश्विक रैंकिंग आपके ऑप्शन, दूसरी रैंक, तीसरी, पांचवी या चौथी। याद रखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चौथी रैंक इसमें भारत की है। किसमें? ट्रैक्सन रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में तकनीकी फंडिंग में
भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए स्टार्टअप इंडिया योजना चल रही है। कौन सा? स्टार्टअप इंडिया योजना भी चल रही है, इसको भी आप याद जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न है, NBBL के कनेक्ट द्वारा हाल ही में किस बैंक को शामिल किया गया है जिससे जुड़ने वाले बैंकों की कुल संख्या 8 हो गई है? इसमें किस बैंक को शुरू किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक को। ऑप्शन नंबर ए, एक्सिस बैंक को जो है इसमें जोड़ा गया है। अगर बात करी जाए NBBL का फुल फॉर्म क्या होता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। NBBL का जो पूर्ण रूप होता है, इसका पूर्ण रूप है NPCI भारत बीपले लिमिटेड। याद रखेंगे, भारत बीपले लिमिटेड। एक्सिस बैंक जो है ना, एक्सिस बैंक जो है भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र में बैंकों में से एक है जिसका मुख्यालय मुंबई में है। एक्सिस बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इसको आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ACC द्वारा BPCL के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? BPCL के CMD के रूप में नियुक्त किया गया है संजय खन्ना को। किसको? ऑप्शन नंबर सी, संजय खन्ना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इसरो ने गगनयान मिशन के लिए एकीकृत एयर ड्रॉप टेस्ट 2 कहाँ संपन्न किया गया है? एकीकृत एयर ड्रॉप टेस्ट 2 को संपन्न किया है कहाँ पर? इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीहरिकोटा। ऑप्शन नंबर डी, श्रीहरिकोटा में टेस्ट 2 को जो है क्या किया गया है? संपन्न किया गया है। गगनयान इसरो का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है, इसको भी आप याद रखेंगे। इसरो का प्रथम मानवयुक्त मिशन कौन सा है? तो यह है गगनयान। कौन सा? गगनयान, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के श्रीहरिकोटा में, आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा है, इसको आप याद रखेंगे। सतीश भवन में यह केंद्र स्थित है। और इसरो की स्थापना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसको आप याद रखेंगे, 15 अगस्त 1969 को। अगला प्रश्न है, मेटा ने वैश्विक AI रेस में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए किस AI मॉडल का अनावरण किया है? किस AI मॉडल का जो है अनावरण किया है? तो याद रखेंगे मूसे स्पार्क का, यानी ऑप्शन नंबर डी, मूसे स्पार्क इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेटा फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की मूल पेरेंट कंपनी है, यानी मेटा फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की मूल पेरेंट कंपनी है। कौन? इसको भी आप याद रखेंगे। मेटा किसका? फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अबू हाशिम खान चौधरी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे? वे जो वरिष्ठ नेता थे वो कहाँ के थे? याद रखेंगे, वे कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे। किस पार्टी के? कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे। ये जो अबू हाशिम खान चौधरी हैं, पश्चिम बंगाल के मालदा क्षेत्र के एक प्रभावशाली नेता थे। कहाँ के? पश्चिम बंगाल के मालदा क्षेत्र के। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, जो कि हुगली नदी के तट पर है। कोलकाता जो है इसकी राजधानी है, जो कि हुगली नदी के तट पर स्थित है। अगर बात कर जाए कि जो हमारा कांग्रेस है, इसकी स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। CD गोपीनाथ, जिनका हाल ही में निधन हुआ, वे भारत के कौन थे? वे भारत के सबसे उम्रदराज जीवित टेस्ट क्रिकेटर थे। सबसे उम्रदराज जीवित टेस्ट क्रिकेटर थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। इसको आप याद जरूर रखिएगा। ये कब खेला करते थे? CD गोपीनाथ जो 1950 के दशक में भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व किया था, यानी उसके कप्तान रहे थे। वे 1952 में इंग्लैंड के खिलाफ भारत की पहली टेस्ट जीत की टीम के सदस्य भी थे। कब हुई थी? 1952 में पहली टेस्ट जीत के सदस्य। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। विश्व होम्योपैथी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व होम्योपैथिक दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपको यह क्लास पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसी लग रही है। याद रखेंगे, विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल मनाया जाता है 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
होम्योपैथी के जनक कौन माने जाते हैं? बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। होम्योपैथी के जनक माने जाते हैं सैमुअल, कौन? सैमुअल हैनीमैन। याद रखेंगे, सैमुअल हैनीमैन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति किस पर आधारित है। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति जो है वो समानता के सिद्धांत पर आधारित है। समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यह क्वेश्चन आपके पिछली बार के एग्जाम में पूछा गया था कि समानता के अधिकार पर कौन सा जो है आधारित है, कौन सा चिकित्सा। तो याद रखेंगे होम्योपैथी चिकित्सा जो है समानता के सिद्धांत पर आधारित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न क्या है? तेलंगाना के एआई हब में एकम ने एआई नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस देश के विश्वविद्यालय के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डीकिन विश्वविद्यालय। क्या होगा? डीकिन विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो आपके एग्जाम रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस मेट्रो परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी है? किस केंद्रीय परियोजना के मेट्रो परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण को। जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण को यह मंजूरी दी गई है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। युवा आजीविका के लिए स्किल आउटकम फंड बनाने का अभियान किसने शुरू किया है? इसको बनाने का जो अभियान है वो शुरू किया है ऑप्शन नंबर सी, यानी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, नीति आयोग के अनुसार भारत में कुल क्रेडिट पोर्टफोलियो का कितना प्रतिशत महिलाओं के पास है? क्रेडिट पोर्टफोलियो का कितना प्रतिशत? याद रखेंगे यह 26% है। ऑप्शन नंबर डी 26% इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक है। क्या है? नीतिगत थिंक टैंक है, जिसे योजना आयोग का स्थान लिया था। यानी पहले इसे योजना आयोग के नाम से था, लेकिन अभी इसे नीति आयोग कर दिया गया है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को हुई थी। 2015 को 1 जनवरी को हुई थी। 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? बार बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। याद रखेंगे, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने किस आगामी जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी का प्रस्ताव वापस ले लिया है? किसकी प्रस्ताव वापस ले लिया है? तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी CPO-33, यानी CPO-33 की जो है मेजबानी का प्रस्ताव वापस ले लिया है। भारत ने वर्ष 2028 में होने वाले CPO-33 की मेजबानी का प्रस्ताव वापस ले लिया। कब होना था? यह 2028 में होना था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगर बात करी जाए कि भारत ने पिछली बार कब इसकी मेजबानी की थी, तो 2002 में की थी। 2002 में इसकी मेजबानी की थी CPO-8 की। CPO-8 की उन्होंने मेजबानी 2002 में करी थी। अगला प्रश्न है, NTPC ने भारत में न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के लिए किस फ्रांसीसी कंपनी के साथ साइन किया है? यह समझौता किया है, MOU साइन किया है। तो याद रखेंगे इसके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ADF कंपनी के साथ। ADF कंपनी के साथ। NTPC जो है भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। सबसे बड़ी बिजली उत्पादक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। EDF जो है फ्रांस की एक बहुत बड़ी वैश्विक परमाणु ऊर्जा उपयोगिता कंपनी है। इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस संगठन ने एल्यूमिनियम भारत पहल की शुरुआत की है? एल्यूमिनियम भारत पहल की शुरुआत की है एल्यूमिनाइज संगठन ने। एल्यूमाइज संगठन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका अगर बात कर जाए एल्यूमिनियम के बारे में, तो एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा होता है? एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है बॉक्साइट। याद रखेंगे एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है बॉक्साइट, जो परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है। यह बहुत बार पूछा जाता है कि एल्यूमिनियम किसका अयस्क है, तो बॉक्साइट का। इसको आप याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से जिले में बॉक्साइट पाया जाता है? तो याद रखेंगे यह पाया जाता है बांदा और चंदौली में। यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड यह क्वेश्चन रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वित्त वर्ष 2027 के लिए विश्व बैंक ने भारत की संशोधित GDP विकास दर का अनुमान क्या रखा है? GDP विकास दर का जो अनुमान रखा है वह 6.6% रखा है। 6.6% इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। 1944 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में है, वाशिंगटन डीसी में है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष अजय बांगा है। कौन है? अजय बांगा। इसको भी आप याद रखेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो है ना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगला प्रश्न है, नैस्कॉम फाउंडेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसके जो नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है यूबी प्रवीण राव को। किसको? यूबी प्रवीण राव को इसके नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पुदुचेरी चुनाव आयोग द्वारा मतदान केंद्रों पर मतदाताओं का स्वागत करने के लिए किस रोबोट को तैनात किया गया था? इसमें किस रोबोट को? इसका सही आंसर हो जाएगा नीला नाम के रोबोट को। किसके? नीला नाम के रोबोट को तैनात किया गया था। इसको आप याद रखेंगे। पुदुचेरी भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसके पास अपनी विधानसभा है, जिसके पास अपनी विधानसभा है। अगर बात करी जाए भारतीय चुनाव आयोग की तो इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को, जिसे हम 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं। 25 जनवरी को कौन सा मतदाता दिवस मनाया जाता है? इसको आप याद जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2026 में सीआरपीएफ शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? सीआरपीएफ शौर्य दिवस यह मनाया जाता है 9 अप्रैल को। साथियों ऑप्शन नंबर ए 9 अप्रैल को मनाया जाता है। सीआरपीएफ शौर्य दिवस 9 अप्रैल 9 अप्रैल 1965 को पाकिस्तानी हमले को नाकाम करने की याद में मनाते हैं। पाकिस्तानी हमले को नाकाम करने की याद में मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जिम विटेकर जिनका हाल ही में निधन हो गया वे किस चोटी पर चढ़ने वाले पहले अमेरिकी व्यक्ति थे? किस चोटी पर? याद रखेंगे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले अमेरिकी व्यक्ति थे। याद रखेंगे जिम विटेकर जो है 1963 में कब चढ़े थे? 1963 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले अमेरिकी नागरिक बने थे। कब? 1963 में। अगर बात करी जाए इसकी ऊंचाई की, जो माउंट एवरेस्ट है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8,848.86 मीटर है। इतना मीटर इसकी ऊंचाई है। इसको भी आप याद रखेंगे। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को स्थानीय रूप से सागरमाथा कहा जाता है। ये क्वेश्चन जरूर बार बार पूछा जाता है कि सागरमाथा नेपाल में किसको कहा जाता है? तो याद रखेंगे सागरमाथा जो कहा जाता है इसी को कहा जाता है, माउंट एवरेस्ट को ही कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस संगठन ने जैविक विविधता अधिनियम 2002 के तहत CMLRE और ARI को राष्ट्रीय भंडार के रूप में अधिसूचित किया है? याद रखेंगे इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। कब हुई थी? 2003 में हुई थी। जैविक विविधता अधिनियम 2002 के तहत इसकी स्थापना 2003 में करी गई थी। भारत जो है जैविक विविधता के मामले में दुनिया के शीर्ष समृद्ध देशों में शामिल है। चलिए अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2026 में 1 लाख करोड़ रुपए का जो टर्नओवर हासिल करने वाली पहली भारतीय FMCG सहकारी संस्था कौन बनी है? यह कौन बनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा अमूल। कौन है? अमूल। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अमूल के बारे में बात करी जाए तो इसका मुख्यालय है सानंद गुजरात में। कहाँ? सानंद गुजरात में इसका जो है मुख्यालय स्थित है। यह भारत में श्वेत क्रांति की सफलता का प्रतीक है। श्वेत क्रांति याद रखेंगे। श्वेत क्रांति किसके लिए हुई थी? तो दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति हुई थी। इसको भी आप याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश जो है भारत में शीर्ष दुग्ध उत्पादन राज्यों में से प्रमुख स्थान रखता है। यानी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो है दूध का उत्पादन होता है। इसको भी आप याद रखेंगे, जो आपके एग्जाम रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा। अगला प्रश्न है, ब्रेल और सांकेतिक भाषा सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय कौन सा बना है? कौन सा बना है? तो याद रखेंगे भोपाल क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय। भोपाल क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, DCIL ने जहाज निर्माण और मरम्मत में रणनीतिक गठबंधन के लिए किस विदेशी बंदरगाह के साथ समझौता किया है? यह समझौता हुआ है किसके साथ? इसका सही आंसर हो जाएगा कोलंबो बंदरगाह। कोलंबो बंदरगाह यह कहाँ पर स्थित है?
याद रखेंगे यह श्रीलंका में है। कहाँ पर है? श्रीलंका में कोलंबो बंदरगाह स्थित है, इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सेबी ने आईपीओ अनुमोदन वैधता और एमपीएस मानदंडों को किस तारीख तक बढ़ा दिया है? इसको बढ़ाया है किस तारीख तक? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 30 सितंबर 2026 तक इसको बढ़ा दिया गया है। सेबी का पूरा नाम क्या होता है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जो शेयर बाजार को नियंत्रित करता है। और इसकी स्थापना हुई थी 1992 में इसको स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। याद रखेंगे इसका मुख्यालय जो है वह मुंबई में है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। किस बैंक ने भाषा के बाधाओं को दूर करने के लिए एआई सक्षम बीओबी संवाद लॉन्च किया है? बीओबी संवाद को लॉन्च किया किसने? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, बैंक ऑफ बड़ौदा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा एक प्रमुख सरकारी बैंक है जिसका मुख्यालय वडोदरा में है। कहाँ है? वडोदरा, गुजरात। इसको आप याद रखेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है वडोदरा में है। बीओबी क्या है? बीओबी संवाद जो है एक एआई वॉइस चैट है, एक एआई वॉइस चैट है, वॉइस बॉट है जो स्थानीय भाषाओं में बैंकिंग की सहायता देता है। अगला प्रश्न है, किस बीमा कंपनी ने मार्केट लिंक्ड बचत योजना प्रॉमिस फॉर वेल्थ की लॉन्च की है? प्रॉमिस फॉर वेल्थ लॉन्च किया है किसने? इसका सही आंसर हो जाएगा केनरा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केनरा HSBC ने। केनरा HSBC ने इसको लॉन्च किया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। पीएनबी ने विक्रेताओं के लिए वित्तीय पहुंच बढ़ाने के लिए किस पोर्टल के साथ समझौता किया है? यह किस पोर्टल के साथ समझौता हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल के साथ। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल के साथ। पीएनबी की स्थापना 1894 में हुई थी। 1894 में लाला लाजपत राय के प्रयासों से हुई थी। 1894 में लाला लाजपत राय के प्रयासों से हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा फिनटेक ऋणदाता हाल ही में 280 मिलियन अमेरिकी डॉलर की फंडिंग के साथ यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हुआ है? यह शामिल हुआ है क्रेडिट बी। ऑप्शन नंबर बी, क्रेडिट बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टार्टअप और यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है। भारत दुनिया में कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है स्टार्टअप और यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या के मामले में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वियतनाम की सांसद द्वारा फिर से देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। वियतनाम की सांसद द्वारा किसे फिर से देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टो लाम को। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टो लाम को। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की दिग्गज नेता मोहसिना किदवई जो चर्चा में रहीं वे पूर्व में क्या थी? वे जो पूर्व में थी वो केंद्रीय मंत्री थी। याद रखेंगे, पूर्व में केंद्रीय मंत्री थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस 8 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 अप्रैल को मनाया जाता है। रोमानी यह दिवस दुनिया भर में रोमानी समुदाय और संस्कृति के अधिकारों के लिए मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। इस दिवस को आधिकारिक रूप से 1990 में घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1990 में इसको आधिकारिक तौर पर घोषित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस। इस प्रकार आज की इस क्लास में हमने कुल 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न को देखा करंट अफेयर्स के। आगे आने वाले अगले क्लास में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं। और हमारे इस चैनल पर आपके सभी विषयों की तैयारी करी जाती है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के अगर आप भी इसकी वर्दी पहनना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हर प्रकार के हर टॉपिक से आपके लिए क्वेश्चंस आपको इसमें करवाए जा रहे हैं, आपकी तैयारी को पक्की भी कराई जा रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।